से आप समय, धन और ऊर्जा बचा करके इस प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। एक चीज चूंकि आपके पास महत्वपूर्ण महकमा है, हमारी सबकी सेहत, प्रदेश की सेहत आपके ही हाथ में है। लखनऊ की जहां तक बात है, पीजीआई हो, आरएमएल हो, केजीएमयू हो, 5,000, 3,000, 4,000 ऐसे फुटफॉल हैं इन अस्पताल, 10,000 तक हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये बहुत सारे केस रेफरल आते हैं, जबकि हम 75 में से 56 जिलों में जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर चुके हैं। तो क्या वहां संसाधनों का अभाव है या फिर कुछ और वजह, डॉक्टर नहीं है जिसकी वजह से यहां रेफर ज्यादा हो रहे हैं? देखिए, आप सब समझदार लोग हैं। अस्पताल चलता है अच्छे चिकित्सकों से, संसाधन की कोई कमी नहीं है। हमारी आबादी 25 करोड़ है, लगभग 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है। आबादी के लिहाज से WHO का जो पैमाना है वो 1000 पर एक चिकित्सक, 3 पैरामेडिक्स और 3 नर्सें चाहिए। 17 से पहले, आजादी से 2017 तक आबादी हमारी कितनी है और सीटें कितनी थी हर मेडिकल कॉलेज में? 100-150। अब हमारे सामने चुनौती है, चिकित्सक और पैरामेडिकल कहां से लाएंगे? तो अब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ तेजी के साथ कदम बढ़ाया 17 के बाद से। ये लोहिया की जिसकी चर्चा आपने की, ये भी 18 में ही खुला है। पहले जिला अस्पताल के स्तर का अस्पताल था। आज हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेज हैं जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। और पहले हमारे पास एमबीबीएस की सीटें 17 से पहले 5,500 थी। आज हमारे पास 12,500 से अधिक सीटें हैं एमबीबीएस की। एमडीएमएस की सीटें भी लगभग 2.5 गुनी हुई हैं। पहले हमारे पास सीटें 2,500 थी, अब वही सीटें लगभग 2.5 गुनी हो चुकी हैं। एमसीएच जैसे जो अति विशेष श्रेणी के चिकित्सक हैं, उनकी भी सीटों में हमने पर्याप्त वृद्धि की है। अब जैसे जैसे ये पास आउट होकर के स्टूडेंट्स आएंगे तो बड़ी संख्या में हमें चिकित्सक मिलेंगे। जो विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल हैं जैसे पीजीआई और आपका केजीएमयू लोहिया, यहां पर और भी विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल हैं ये, जिसमें हमको टर्सरी केयर की सुविधाएं देनी होती हैं, मतलब तृतीय व्यवस्थाएं। तो उन व्यवस्थाओं के लिए और उच्च श्रेणी के जो विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता होती है, और वो धीरे धीरे पूरा होगी। हम उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज खुले तो बच्चे पढ़ रहे हैं, और जैसे ही चिकित्सकों की संख्या हमें मिलेगी, संसाधन की कोई कमी नहीं है, न बिल्डिंग की कोई कमी है। आप देखते होंगे कि गत सरकारों ने पॉलिटिकली ढेर सारे ऐसे अस्पतालों को बिल्डिंग बना के खड़ा कर दिया। बिल्डिंग से तो अस्पताल, जैसे आपका चैनल है, संसाधन से तो चलेगा नहीं। अगर त्रिवेदी जी ना हो तो कौन पूछेगा, डाटा कौन कलेक्ट करेगा? तो सब पूरा एक व्यवस्था है नीचे से ऊपर तक, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। हमारे बीच में हमारे संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी भी आ गए हैं। बहुत स्वागत है उनका भी, मन से ही मैं स्वागत कर रहा हूं। प्रजी जी, मेरा अगला सवाल आपसे कि जिस तरीके से शंकराचार्य जी का प्रकरण बहुत विवादों में चल रहा है, लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। शंकराचार्य जी ने जब लखनऊ में कार्यक्रम किया, वहां समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग गए, विपक्ष के बहुत सारे लोग गए, बीजेपी का कोई नहीं गया। अभी इस विवाद के प्रश्न का जवाब अभी नहीं देंगे, हम आपको वक्त पे बताएं। ठीक ठीक। जिस तरीके से गाय की हत्या को रोकने की बात हो रही है, अभी तो इस विषय पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। यूपी के डेवलपमेंट पे, यूपी के विकास पर, और यूपी में 17 से पहले क्या था और 17 से बाद में अभी हम 26 बैठे, क्या परिवर्तन हुआ, इस पर आप डिस्कशन करिए जो एजेंडा आपका। ठीक, एक सवाल हमारा भी है सर। हम उस पे विकास पे बात करेंगे, लेकिन अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जो लोग भाजपा में हैं, आपका उद्देश्य प्रदीप भैया प्रदेश को डेवलपमेंट पर मोर्चा पर ले जाना है कि आपकी खबर को विवादित बनाना है? नहीं, आप क्या चाहते हो? हमारा है कि प्रदेश को विकास पे ले तो विकास वाला सवाल पूछो। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य है हमारा, बेहतर से बेहतर हुआ है। हमारे पास एक्सप्रेसवेज, पूरे देश से सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हैं। सभी 75 जिलों को हमने 4 लेन से जोड़ा है। बिजली की आबाद आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था, माध्यमिक में नकल विहीन परीक्षा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की संख्या को भी हमने 2 गुना किया है। अब हर मंडल पर यूनिवर्सिटी हमारी है, और डिग्री कॉलेज तो मतलब इतनी संख्या में है कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
कौशल विकास के माध्यम से बच्चों को कौशल विकास देकर के उनको रोजगार से जोड़ना, ओडीओपी के माध्यम से उनको गांव में और उनके जिले में रोजगार देना। और इसके बाद लाइन ऑर्डर की बात आती है। आज उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर की चर्चा पूरी कंट्री में है और निवेशकों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं और आज उत्तर प्रदेश बढ़ती हुई, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आप सोचिए, जब मुझे बजट बनाने का अवसर मिला था, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, आज हम कहां खड़े हैं? हम कई गुना अधिक बढ़ चुके हैं। आज हमारी इकोनॉमी 2025 में, हमारी इकोनॉमी 2025 में 30 लाख करोड़ थी मार्च में, और अब भाई 26 मार्च को जब हम क्लोजिंग ईयर में आएंगे तब हम 36 लाख करोड़ के लगभग होंगे। ये हमारी इकोनॉमी है और हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य की चर्चा जो आप करेंगे, अभी हम लक्ष्य को 2030 तक पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा बजट भाषण में, और आप देखेंगे कि आज अगर हमारी आप ताकत नापेंगे आर्थिक जगत में तो हम लगभग $350 बिलियन पे। आगे आप जो आपके पास 1 साल बचा है उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? 1 साल बचा है, अभी 27 में चुनाव है, तो चुनाव तो हर 5 साल पे होते हैं जी, इसमें कोई समस्या नहीं है। बीजेपी 24 घंटा 365 दिन 12 महीना जनता के साथ रहती है, तो चुनाव हमारे लिए कोई हेडेक नहीं है। चुनाव उनके लिए हेडेक है जो बरसात में उछल के तालाब से बाहर आते हैं। नहीं, हमारा आप क्या कह रहे हैं कि मतलब 27 के बाद आगे कहां तक बीजेपी रहने वाली है? 27 में भी भारतीय जनता पार्टी है और 27 के बाद 32 में भी भारतीय जनता पार्टी है, 37 में भी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष केवल जाति धर्म के नाम पर वोट मांगता है। आप एक काम करो, समाजवादी पार्टी के लोगों को बुलाया है, उनसे पूछना एजेंडा बताओ किस पर वोट मांग रहे हो। वो बताएंगे कि इनकी पैंट छोटी है, ये टाई आपकी हरी लगी है, काली होनी चाहिए, पेन आपका टेढ़ा लगा। उनसे पूछो आपने क्या किया। आपको 4 बार स्टेट में सरकार बनाने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया, 3 बार पापा को, 1 बार भैया को। इन 4 बारों में आपने क्या किया उसका हिसाब बताओ और लॉ एंड ऑर्डर पूछना उनसे। वो तो कहते थे कि बीजेपी हमारे कार्यक्रमों को नाम बदल के लगा दे। अच्छा बताओ, सबसे उनसे पूछना कि 75 जिलों में क्या 4 लेन रोड्स थी? उनसे पूछना एक्सप्रेसवेज कितने थे? मेट्रो को चढ़ा दिया था, सीढ़ी और जीना तो हमने बनाया, ऐसा उद्घाटन करके गए थे वो। उनसे पूछिएगा कि जो जो काम हुए उनकी ठेकेदारी कौन कर रहा था। उनसे पूछिएगा उत्तर प्रदेश में कट्टा उद्योग था कि नहीं था, हर जिले में मिनी सीएम थे कि नहीं थे। पूछिएगा जरा मेरे सवाल। आपके वापस महकमे पे आते हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के क्षेत्र में काफी बढ़ाया है जैसा आपने बताया, लेकिन स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की भी उत्तर प्रदेश में कमी है और यह संख्या करीबन 50,000 तक जाती है। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो छोड़ दीजिए। ऐसे में जो पढ़ाने वाले हैं उनकी भी आवश्यकता है। 50,000 क्या? जो स्पेशलाइज्ड, जैसे हड्डी का विशेषज्ञ डॉक्टर, हाँ, कैंसर का विशेषज्ञ डॉक्टर, ऐसा मुझे आंकड़ों में स्वास्थ्य महकमे ने ही बताया। किसने रिसर्च किया है ये 50,000 का आंकड़ा? तो पता है आपको, हमारे पास कुल 22,000 डॉक्टर की जरूरत है और आज हमारे पास 16,000 से अधिक डॉक्टर है। तो आपने इस बीच में भर्ती की उसमें विशेषज्ञ है, उनसे पूछो जरा किसने आंकड़ा दिया। रिसर्च टीम गड़बड़ है या हमारा कोई अधिकारी हो तो हम उसको ठीक करेंगे कि अपना आंकड़ा दुरुस्त करें। अच्छा सर, एक सवाल है, मेरा सवाल ये था कि अगले 1 साल में आप अपने विभाग में क्या और करने जा रहे हैं? देखिए, अभी जो जिले रह गए हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और जिन जिलों में भी करेंगे। और आप सबको पता है कि हर जिले में हमारे पास आईसीयू बेड की संख्या पर्याप्त उपलब्ध है। समस्या टर्सरी केयर की आती है, वो टर्सरी केयर की तरफ हर जिले में उपलब्ध हो। हमने एक टास्क फोर्स बनाया है और उस टास्क फोर्स ने रिपोर्ट दिया है। अभी ट्रामा को लेकर के, आकस्मिक चिकित्सा को लेकर के हम 1-2 दिन में बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें हर जिले से हमने रिपोर्ट मंगा ली है। वहां दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है, आकस्मिक बीमारी कितने लोगों को लगती है जिनको तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता, आंकड़ा आ गया है। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञ चिकित्सक कितने चाहिए, इस संबंध में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा जगत में एक बड़ी माइलस्टोन साबित होगी। और एक और मैं बताऊंगा जी आपके चैनल के माध्यम से, अभी तक अपनी कंट्री में केवल टर्सरी केयर की व्यवस्थाएं हैं। टर्सरी केयर मतलब आपकी किडनी खराब हुई तो हम ओटी में ले जाएंगे, उसको किडनी को रिप्लेस करेंगे। अगर आपका हार्ट का वाल्व खराब हुआ, हार्ट की बाईपास करनी, तो ओटी में ले जाकर के उसको हम जो भी शल्य चिकित्सा करना करेंगे, ब्रेन की चिकित्सा करेंगे। लेकिन आपने सुना होगा कि मल्टी ऑर्गन फेलोर हो गया। मल्टी ऑर्गन फेलोर कब होता है? जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, तो परिजन कहते हैं कि अब भैया राम राम करो, यही है ना। तो अब मल्टी ऑर्गन फेलोर की स्थिति में जो क्वार्टरनी केयर है उसको हम
शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की लगभग खर्चा आएगा। हमने इसी बजट में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और शीघ्र उस पर काम हम शुरू करने जा रहे हैं। अब यदि किसी मरीज को अचानक लगते कि हम सीटी स्कैन के लिए, एमआरआई के लिए, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ टेबल पे ही होगा, ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। अभी दुनिया में कुछ देशों में है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य भारत में पहली बार इसको लागू करने जा रहा है। बजटीय प्रावधान हो गया है। हमारा एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो विभिन्न देशों की रिसर्च के लिए जा रहा है, पीजीआई को हमने इसके लिए नोडल बनाया है, और नीति आयोग के जो मेंबर हैं, जो मेडिकल की व्यवस्था देखते हैं, मिस्टर पॉल, उनको भी इसमें हमने शामिल किया है। और एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल देश दुनिया के कई राष्ट्रों में जाकर के रिसर्च ला करके उसको आगे हम बढ़ने वाले। एक सवाल और है सर, कि आपने रोजगार की बात की, आपने तमाम रोजगार दिए, सरकार भी कहती है उसने 8 लाख सरकारी नौकरी दी और बाकी लोगों को नौकरी दी। आपके अपने विभाग में जो एएनएम है या दूसरी हैं, उनकी नौकरी कब मिलेगी और आगे भविष्य में कितनी नौकरी निकलेगी? हमारे जो युवक हैं वो आपको सुनना चाहते हैं। देखिए, हम लगातार जरूरत के हिसाब से पद विज्ञापित करते हैं। पहले ये हमारे जो गजेटेड अफसर के पद थे, ये लोक सेवा आयोग को हम भेजते थे, लेकिन लोक सेवा आयोग के पास सभी विभागों की भर्तियों का काम है। तो हमने देखा कि आज अध्याचन गया है तो कभी 6 महीना, कभी साल भर भी लगता था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के माध्यम से एक नया बोर्ड बनाया है, जिसमें चिकित्सा जगत में जो चिकित्सक हैं, पैरामेडिक्स हैं, इनको हम अपने बोर्ड बना करके भर्ती करेंगे। उस पर काम चल रहा है, कैबिनेट ने पास कर दिया है। एक चीज और भी है, जो एडहॉक पे लोग रखे जा रहे हैं, मतलब जो और अदर स्टाफ है, उसमें होता है कि 11 महीने पूरे हुए तो हमें निकाल दिया, फिर या तो तनख्वाह, मतलब इस तरीके एडहॉक पे नहीं रखते हैं। अब हम कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, अब हम उनको आउटसोर्सिंग से रखते हैं। लेकिन इसमें कई शिकायतें मिली थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। हमने एक कारपोरेशन बनाया है, कैबिनेट ने पास किया है। अब कैबिनेट के माध्यम से उनके हितों की जो चिंता हम करेंगे, नया कानून बनाया है जिससे उनको मिनिमम सैलरी मिल पाएगी जो अनुमन्य है, और उनको बगैर किसी कारण निकाला नहीं जा सकता है। भले ही एजेंसी बदल जाए, लेकिन हमारा जो भाई है, जो बहन है, जो काम कर रही है, उसके हितों की चिंता सरकार करने का काम करेगी उस कारपोरेशन के माध्यम से। ये सर, ये कारपोरेशन कब तक बन के तैयार हो जाएगा? प्रक्रियात्मक है, कैबिनेट ने पास किया है, अब उसके नियम बन रहे हैं। पर आपको खराब मिला, कोई एक सीएससी बताइए इंटायर स्टेट में जहां पर हेल्थ एटीएम खराब हो। लखनऊ का कोई बता दीजिए, आप नाम ले लीजिए, अभी हम फोटो मंगा के आपको दिखा। मैं इसके अपग्रेडेशन की बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले तो डॉक्टर मिलता ही नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि अब जहां हम पहुंच गए उस पे स्टिक नहीं रहेंगे। अभी क्या है, हमारे पास जो चिकित्सक उपलब्ध हैं उनके हिसाब से हम मैक्सिमम पर है। कम से कम एक चिकित्सक सभी पीएससी पर है। हमारे पास पीएससी की संख्या लगभग 3,500 है। हमारे पास 25,500 सब सेंटर है, स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर है। वहां कम से कम एक एएनएम और 16,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में, स्वास्थ्य आरोग्य मंदिरों में एक सीएचओ की नियुक्तियां है। वहां 3-4 का स्टाफ है, जहां पर स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर 16,000 अस्पतालों में, और शेष जो 25,500 में लगभग 9,000 अस्पताल है, वहां एएनएम की नियुक्ति है, जो जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान रखती है, वैक्सीनेशन का और डिलीवरी का पूरा काम देखती है। और जो टीकाकरण है वो घर घर हम अभियान चला करके पूरा करते हैं। जो हमारे 0 से लेकर के बच्चे हैं, जिनको जब तक टीका अनुमन्य है 12 साल तक, हम घर घर चलाकर 100% टीकाकरण कराते हैं। हेल्थ वैन और एटीएम, मेडिसिन एटीएम लखनऊ में भी शुरू हुए, लेकिन दरअसल एटीएम जो बने थे, ये बात सही है कि एटीएम उतना कारगर साबित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जो हमारी भारत की लोगों की काम करने का ढंग है, हम जब तक चिकित्सक से बात नहीं कर लेंगे तब तक दवाई नहीं खाएंगे। तो हम उसको भी पैरेलल आगे बढ़ा रहे हैं। एटीएम भी हमने लगाए हैं, लेकिन हमने अपने हेल्थ विभाग को गांव तक विस्तार देने का काम किया है। ये जो बात आपने कही है, आयुष्मान सारथी ऐप जो है, केवल 10,000 लोगों ने उस पे अपनी वो की, तो इसको कैसे आप जागरूक करेंगे? क्योंकि बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लोगों के बीच में जागरूकता उस चीज को लेकर के नहीं है। आज ही उसका आंकड़ा आया है में कुछ गड़बड़ है। तो ऑनलाइन संजीवनी ऐप के माध्यम से किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को गांव में बैठा हमारा सीएचओ आपको लखनऊ में विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह दिला सकता है, टीवी कंप्यूटर पर। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा प्रतिदिन हम 1 लाख मरीज प्रतिदिन हम संजीवनी पे देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। सर, लखनऊ के केजीएमसी में अगर आप सुबह चले जाइए तो लगता है जैसे मेला लगा हुआ है, बहुत अपार भीड़ रहती है। ये एक सफलता का प्रतीक भी है। ये 10,000 ओपीडी हमारी केजीएमयू की है जी, 10,000 ओपीडी केजीएमयू की है। पीजीआई की ओपीडी लगभग 7-8 हजार है, और लोहिया की लगभग 5,500-6,000 ओपीडी है।
नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये जो इतनी भीड़ आती है 10,000 की, उसको कम करने के लिए क्या कुछ अगल बगल में ऐसा कुछ? हमारे घरों में जब कोई बीमारी आती है तो हम सोचते हैं सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान में जाएं, तो आसपास के जिलों के लोग और ऐसे लोग जिनका इलाज उन जिलों में नहीं हो पा रहा है, वो लोग रेफर होकर के आते हैं और उनके हम प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम सबको हम एकोमोडेट करें। एक और सवाल है, गोरखपुर और रायबरेली का एम्स बनाने की बात हुई थी, वो कहां तक पहुंचा? क्या वो लखनऊ पीजीआई की बराबरी कर पाएंगे? गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की बात। देखिए, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल पुराना है, वो काम कर रहा है, और गोरखपुर में एम्स स्थापित होकर के पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है, रायबरेली में भी काम कर रहा है। लेकिन कोई इमारत आप जब खड़ी करते हैं तो उसकी जो चरमोत्कर्ष है धीरे धीरे आती है। काम शुरू हो गया है, चिकित्सा व्यवस्था शुरू हो गई है, ओपीडी आईपीडी भी शुरू हो गई है, ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये विशालकाय वटवृक्ष बनेगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों अस्पताल हमारे केंद्र सरकार के हैं। राजनीति का एक सवाल आखिर में आपसे ले लेते हैं, क्योंकि 27 सामने है, आप आगे तक की योजना बता ही चुके हैं। संघ के साथ में जो समन्वय है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, हमारा मातृ संगठन है और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त रहता है, और हम सब मिलजुल करके अपनी भारत माता के लिए काम करते हैं। भारत माता का झंडा, भारत माता का तिरंगा, आपके मन में ये इच्छा होगी भारत माता का तिरंगा सर्वोच्च शिखर पर लहराए, और इस प्रेरणा के साथ संघ के आशीर्वाद से हम सब काम करते हैं। सर, आपने कहा 2027 में 17 रिपीट करेंगे, 325 विधायक थे आपके 17 में, क्या लगता है कि आप कर पाएंगे? अरे, हो सकता 350 हो जाए। जो कारगुजारियां हैं विपक्ष की, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते, आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आपको यह कहना पड़े कि हमने सड़क पुल नाली पुलिया नहीं बनवाया, हमको इसलिए वोट दे दो कि हम फलाने बिरादरी के हैं, हमको इसलिए वोट दे दो कि हम आपकी हितों की चिंता करेंगे, ये कौन बात होती है? आप बताइए माइक पर कि पानी बिजली सड़क स्कूल अस्पताल और लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 का रहेगा, और हमारे रिजिम में जितने गुंडे हो जेल में रहेंगे, गुंडे के साथ गलभैया करेंगे, उनसे साथ रोजा इफ्तार करेंगे। तो आप क्या उत्तर प्रदेश को देना चाहते हैं? जनता अच्छी तरह समझती है कि जब जब आप पावर में आओगे, गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे सत्ता के संरक्षण में पलेंगे, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सीखों के पीछे कांपेंगे। सर, आपको जाना भी है, आपके पास समय कम है, आपको दूसरे कार्यक्रमों में भी जाना है। आखिरी सवाल है शेखर भाई, आप लोगों को बेहतर से बेहतर हेल्थ सर्विसेज मिले, और एक आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों से एक हाथ जोड़ करके विनती भी करना चाहता हूं, आप सबसे भी करना चाहता हूं, हम बीमारी ही ना पड़े उस दिशा में हम काम थोड़ा शुरू करें, आपका चैनल भी शुरू करें। होता क्या है कि हम प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। सुबह उठेंगे नहीं, 8-9 बजे 9 बजे जब सूरज आ गया, कतई लग गया कि अब कोई तरीका नहीं है सोने का, जाएंगे जल्दी जल्दी बाथरूम भागेंगे, और ना एक्सरसाइज है ना भोजन है, गड़बड़ सड़बड़ सब खा रहे हैं, जंक फूड। तो अगर हम जो हमारा शरीर है, अगर हम जो शरीर की क्षमता है उसको हम बढ़ा नहीं सकते तो कम भी ना करें। हम कम कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पसीना नहीं निकाल रहे हैं। आज तो मेरे पास जो विकसित शहर है वहां से मेरे पास किस प्रकार की शिकायतें आती, हमारी गाड़ी की पार्किंग जो है वो लिफ्ट के पास थी, अब वो साहब वहां गाड़ी खड़ी करने लगे और हमको 10 कदम पैदल चलना पड़ रहा है। उनका बस चले तो गाड़ी ड्राइंग रूम में ले जाएं। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि सुबह उठो, सब लोग, पूरा प्रदेश उठे, कम से कम 4 बजे नहीं उठ सकते, 5 बजे 6 बजे उठ जाएं, 40-50 मिनट पसीना बहाएं, और शरीर को जो अनुमन्य है वही भोजन ले, तरल पदार्थ की तरफ न जाएं। ऐसा भोजन ले जो शरीर स्वीकार करता हो, शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण। पहले जो हमारे घरों में पाक कला में हमारी बहनें, हमारी माताएं खाना बना माई का दर्जा दिए हैं, और खाना कहाँ जंक फूड खा रहे हैं। वो आजकल जोमेटो स्विगी पे बोल दिया क्या क्या आ रहा है, कौन हाइजीन है। आप तो देखते होंगे कई वीडियो वायरल होते, खाना बनाते हैं घर में, तो हमारी अम्मा खाना बनाती है 3 बार हाथ धोती हैं, अगर उनको बाय द वे कुछ खुजली नाक में हो गई, यहाँ तो ऐसे पसीना करेगा, वही आटा मारने लगेगा। परंपरा के लिहाज से तो ये बात सही है, लेकिन इसका कोई गैस की किल्लत से कनेक्शन तो नहीं है। सवाल इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल में तो और आप बताएं। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल से तो ये जवाब बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं गैस की किल्लत से तो नहीं जुड़ो जाए। देखिए, अब ये बताओ, अच्छा ये अंतरराष्ट्रीय मसला है, लेकिन हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, और हम हर चुनौती को स्वीकार करने के तैयार हैं। और भारत के लोग, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करिए, पूर्व प्रधानमंत्री, जब भारत पर विपत्ति आई तो उन्होंने नारा क्या दिया, क्या नारा दिया था, एक टाइम भोजन। तब भारत विपरीत परिस्थितियों में लड़ने जाता है, वो हमारे विदेशी राज्यों में चॉकलेट नहीं पहुंची तो सेना हड़ताल कर दी, वो भारत नहीं है। ये भारत है
कि अगर दुश्मन ने बुरी नजर दिखाई तो भाला लेकर आंखें फोड़ डालेंगे। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, आपने कहा कि लोग जाए पार्कों में जाए पसीना बहाए, आप लोगों ने पार्कों में जिम लगा दिया है, बहुत अच्छी बात है, सारे पार्कों में जिम लगी, लेकिन जब झूले टूट जाते हैं तो उनकी अच्छा बताओ जिम की जरूरत क्या है? जिम को जरूरत तो उनको लिए है मन बहलाने के लिए। पार्क में अच्छे जिम लगाए आप सड़क पे दौड़ो, बहाना क्यों खोज रहे हैं आप कि जिम टूट गया? ये तो वो हो गया, बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया तो 25 बातें बताता है कि अम्मा ने डांट दिया और कॉपी नहीं मिली और बुआ जो है कॉपी खो दी और हमारी दीदी ने कॉपी पे स्याही फैला दी। ये सब नहीं, बहाना काहे के लिए खोजना? हमें कुछ काम नहीं, आप घर का सामान लौट दीजिए, पूरा अलमारी पूरी खाली करिए, फिर लगाइए, उसे 25 कागज अच्छे मिल जाएंगे आपको, फोटो अच्छी मिल जाएंगी पुरानी जब विश्वकर्मा जी के जवानी के दिनों की, झाड़ू पोछा करिए, भाभी भी खुश रहेंगी। कुछ काम करो, पसीना निकालो। थैंक यू सर। ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें। ब्रजेश जी, विपरीत परिस्थितियों में कैसे सारी चीजों को अपने पक्ष में करना है और आगे का रास्ता तय करना है? मेरा ये मानना, देखो अब ये सोचो कि ये घर है, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा, संभव नहीं है। संभव है? नहीं संभव। अब बाद में जो अभी जैसे कोई लड़ाई हो गई, मान लीजिए ये शीशा गिर के टूट गया तो आपको लगेगा बहुत गलत हुआ, लेकिन 3 साल बाद लगेगा ये तो टूटना अच्छा हो गया। एक कहानी सुनाते हैं, अकबर ने तो उनकी उंगली कट गई तो बीरबल ने कहा बहुत अच्छा हुआ, जहां पर वो तो पक्की करने में लगे रहते थे। तो अकबर गुस्सा आ गए, कह ले मेरी उंगली कट गई है, अच्छा हुआ बता रहे। कह ले अच्छा रुको, कुछ साल बाद हम बात करेंगे। एक बार अकबर जा रहे थे शिकार करने के लिए, भटक गए। वो जंगली जो होते हैं ना, ये जो अपने आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, उनको पकड़ ले गए बलि देने के लिए। बलि देने के लिए नहलाए धुलाए तो देखे उंगली कटी, खंडित है, तो छोड़ के भगा दिए। तो उन्होंने कहा तो अच्छा हुआ। तो देखो अब 3 साल बाद पता चला। तो जो परिस्थितियां हैं, कई बार आप सोचते होंगे कि ये गलत हो गया, जैसे मान लीजिए आपका कहीं अच्छे चैनल में थे और छूट के आ गए तो पता चला वो चैनल पहले ही बंद हो गया। तो ये जो हो स्वीकार करते चलो और पॉजिटिव सोचोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ। नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है। अच्छा लाए क्या थे जो निगेटिव सोचोगे? भाई हम लोग टाटा बिरला खानदानी तो है नहीं, जो है वो बहुत है। नहीं सर, आपको देखा मैंने और आपसे जब बात करता हूँ, जो है बहुत है। नहीं आपको देखा, आपको अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। जो गुल्लक होती ना, गुल्लक देखा आपने? गुल्लक में जब तक पैसा भरा रहता, गुल्लक समझती सब मेरा है। अब फूट गई तब फूट जाता है। आपने 14 साल तक बिना किसी पद के लिए काम किया और ये जानकर अच्छा लगा कि आप किसी भी दिन रुकते नहीं थे, हर दिन काम करते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।